नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर बात की जाए राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके तहत आमेर राज्य के शासक जो कच्छावा शासक है मान सिंह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मान सिंह का तृतीय शाही सेवा काल चल रहा है, जिसके तहत हमने देखा कि किस तरीके से 1587 ईस्वी में मान सिंह को क्या दी जाती है, बिहार की सूबेदारी दी जाती है। और उसी दौरान मान सिंह के द्वारा बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के पश्चात जो उड़ीसा का प्रांत है, उड़ीसा का क्षेत्र है, उसमें जो क्या किया जाता है, अफगानों के विरुद्ध सैन्य अभियान किया जाता है, जिसके तहत अफगानों को उसके द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार करवाई जाती है। हमने देखा कि पहली बार जब वो उड़ीसा की तरफ जाता है तो उड़ीसा का शासक कौन होता है, कुतलू खां होता है। और कुतलू खां के दौरान हमने देखा किस तरीके से इनके मध्य जो युद्ध होता है, और उसके पश्चात जैसे मान सिंह का पुत्र जगत सिंह घायल हो जाता है और उसी दौरान कुतलू खां के संयोग से मृत्यु हो जाती है और उसकी जगह अगला शासक सिंहासन पर नासिर बैठता है। नासिर के सिंहासन पर बैठने के पश्चात उसका वजीर ईसा खां होता है, उसके द्वारा जो संधि और समझौता किसके साथ, मान सिंह के साथ कर लिया जाता है। जैसे ईसा खां की मृत्यु होती है तो उसके पश्चात अफगानों के द्वारा पुनः विद्रोह कर दिया जाता है और उसके पश्चात जो पुनः सैन्य अभियान 1592 ईस्वी में किसके द्वारा, जो मान सिंह के द्वारा उड़ीसा में किया जाता है और अफगानों के विद्रोह का दमन किया जाता है। और किस तरीके से जलेसर नगर है वो अफगानों से छीन लिया जाता है, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षा में बात की। अब उसके पश्चात अगर बात की जाए, वह छीनने के पश्चात अगर बात की जाए तो पुनः क्या कर दिया जाता है कि अफगानों पे तो नियंत्रण कर लिया। उसके अलावा बात की जाए तो मान सिंह के द्वारा वहाँ उड़ीसा के जो स्थानीय शासक अन्य राजा है, जमींदार है, उनके विरुद्ध भी सैन्य अभियान किया जाता है और उनको भी मुगल अधीनता स्वीकार करवाई जाती है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जो किस तरीके से मान सिंह के द्वारा अन्य शासक, वो कौन कौन से शासक होते हैं उड़ीसा के जिनको मुगल अधीनता मान सिंह के द्वारा स्वीकार करवाई जाती है। तो मान सिंह के द्वारा अफगानों के विरुद्ध सैन्य अभियान करने के पश्चात जो अन्य विद्रोही सरदार हैं, स्थानीय जमींदार है, स्थानीय शासक है, उनके विरुद्ध सैन्य अभियान किया और बड़ी ही आसानी से सभी शासकों को जो मुगल अधीनता उसके द्वारा क्या कर दी जाती है, स्वीकार करवा दी जाती है। तो सबसे पहले जो ओल के दुर्ग पे बड़ी आसानी से ही जो सैन्य कार्रवाई करते हुए इसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। ये छोटे छोटे जमींदार शासक होते हैं, इनकी कोई बड़ी हैसियत नहीं होती है। अगर बात की जाए ओल के दुर्ग पे अधिकार करने के पश्चात जो तिल राजा होता है इसके विरुद्ध सैन्य अभियान किया जाता है। इसके द्वारा भी जो बड़ी आसानी से आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, क्योंकि ये उनकी सेना, मान सिंह की सेना का सामना करने में क्या नहीं होता, समर्थ नहीं होता है। अब उसके पश्चात जो रामचंद्र देव होता है, ये शासक होता है, बात की जाए सारणगढ़ का शासक होता है और इसके अधीन कौन सा, खुर्दा का दुर्ग होता है। इसके द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की गई, इसके द्वारा जो विद्रोह प्रवृत्ति को अभी तक जारी रखा गया। अब मान सिंह के द्वारा जो इसके विरुद्ध क्या किया जाता है, सैन्य अभियान किया जाता है। और उस सैन्य अभियान के दौरान अगर बात की जाए तो मान सिंह के द्वारा जो रणनीति के तौर पे खुर्दा प्रदेश है उसको उजाड़ना शुरू कर दिया जाता है और चारों तरफ से क्या की जाती है, इसकी घेराबंदी, नाकाबंदी शुरू कर दी जाती है। अब रामचंद्र देव को क्या करना पड़ता है, मजबूरी में जो अधीनता को स्वीकार करना पड़ता है, किसकी, मुगलों की। और रामचंद्र देव खुद स्वयं जाकर इससे नहीं मिलता है। रामचंद्र देव के द्वारा जो अपने पुत्र को भेजा जाता है मान सिंह के समक्ष, और इसका पुत्र जो मान सिंह के समक्ष बहुमूल्य उपहार और कई वस्तुएं लेकर, जो भेंट लेकर क्या होता है, उपस्थित होता है। और उसी दौरान जो इनके मध्य समझौता हो जाता है, लेकिन रामचंद्र देव खुद स्वयं उसके सामने नहीं जाता है, मान सिंह के सामने। और इसी बात की खुंदक किसे रहती है, मान सिंह को रहती है। और उसी दौरान मान सिंह के द्वारा आगे भी इसके विरुद्ध क्या किया जाता है, सख्त रवैया अपनाया जाता है। इसी दौरान क्या होता है, जो जलेसर नगर की हमने बात की थी, जब अफगानों पे आक्रमण किया गया था नासिर के समय, जो ईसा खां की मृत्यु हो गई तो विद्रोही सरदारों के लिए, तो ये अफगान क्या हो गए थे, उत्तरी जो उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र वहाँ एकत्रित हो गए थे, अपने राज्य के उत्तरी सीमांत प्रदेश में एकत्रित हो गए। तो वहाँ जलेसर नगर था और इस पर हमने देखा कि मान सिंह के द्वारा जो सैन्य कार्रवाई करते हुए उनसे क्या, ये जलेसर नगर को छीन लिया जाता है। तो वहाँ पर अफगानों के द्वारा वापस क्या कर लिया,
जो नियंत्रण कर लिया गया। अब अफगानों के विरुद्ध जो पहले इसको छोड़कर जो मान सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, सैन्य अभियान किया जाता है, और उस सैन्य अभियान में अफगानों को पराजित करके वह जलेसर नगर को, जलेसर के किले को पुनः किसके द्वारा, मान सिंह के द्वारा अफगानों से छीन लिया जाता है। उसी दौरान रामचंद्र देव के विरुद्ध भी ये सैन्य अभियान करता है। रामचंद्र देव स्वयं उपस्थित नहीं होने के कारण ये सैन्य कार्रवाई जारी रखता है। तो अकबर के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, किसको, मान सिंह को लिखा जाता है, और इस रामचंद्र देव के द्वारा जो पहले ही जो इसके द्वारा क्या मुगल अधीनता स्वीकार कर ली गई है, फिर भी इसके खिलाफ जो सख्त रवैया और सख्त कार्रवाई जो इसके द्वारा मान सिंह के द्वारा अपनाई गई, उसको रोकने के लिए जो अकबर के द्वारा मान सिंह को पत्र लिखा गया, और उसी कारण रामचंद्र देव को अपनी सेना को पुनः कहाँ से, सहारनगढ़ से बुलाना पड़ता है। और जब ये मान सिंह जो सहारनगढ़ से, क्योंकि इसने रामचंद्र देव ने पहले ही मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन इसके लिए फिर भी इसके विरुद्ध जो मान सिंह के द्वारा जो सख्त रवैया अपनाया गया, इसके लिए इसके द्वारा जो किससे अकबर से गुहार लगाई गई, तभी अकबर के द्वारा इसे पुनः सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए कहा जाता है। अब उसी दौरान फिर ये जो बात की जाए, 30 जनवरी 1593 ईस्वी को रामचंद्र देव है स्वयं मान सिंह से मिलता है। रामचंद्र देव है जो 1593 ईस्वी की बात है, 30 जनवरी 1593 ईस्वी की, 30 जनवरी 1593 ईस्वी को ये जो स्वयं मिलता है मान सिंह से आकर रामचंद्र देव, और उसी दौरान इसके द्वारा जो रामचंद्र देव द्वारा अपनी पुत्री अक्षय देवी का विवाह किसके साथ, मान सिंह के साथ कर दिया जाता है। अब सहारनगढ़ के जो बात की जाए, शासक को मुगल अधीनता स्वीकार करवाने के पश्चात जो रहे थे, जो अफगान शासक थे, जो अफगान सरदार थे, उन पे पूर्ण रूप से नियंत्रण करने के लिए और उनको उड़ीसा से पूर्ण रूप से बेदखल करने के लिए जो मान सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, जो कुतलुक खां के वंशज होते हैं, दो जिनका नाम है सुलेमान और उस्मान, इनको जो बोले यहाँ उड़ीसा से निकाल ही देते हैं, तब जाकर उड़ीसा प्रांत में क्या होगी, शांति होगी। तो इसको निकालने के लिए इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो बंगाल का क्षेत्र, बंगाल के क्षेत्र में जो फरीदपुर क्षेत्र की जो जागीर मान सिंह के द्वारा इनको प्रदान कर दी जाती है, किसको, सुलेमान और उस्मान को। और इन अफगानों को कहा गया यहाँ उपद्रव मत करो, ये इनका उपद्रव बढ़ता जा रहा था उड़ीसा में। ये जैसे हमने देखा जलेसर पे पुनः अधिकार कर लिया इन्होंने, तो इनको वहाँ से बेदखल करने और उड़ीसा को उड़ीसा से निकालने के लिए, ताकि वहाँ शांति व्यवस्था कायम हो और बिहार में भी शांति व्यवस्था बनी रहे, अराजकता नहीं रहे, तो उनको वहाँ की जागीर प्रदान कर दी। क्योंकि यहाँ हम देखेंगे बंगाल का क्षेत्र किसके, मुगलों के अधीन था, तो यहाँ मान सिंह के द्वारा इनको जागीर प्रदान करके और वहाँ जाने के लिए कहा जाता है। जब ये वहाँ जाते हैं, जागीर प्रदान करती, तभी मान सिंह के मन में पता नहीं क्या विचार आता है, उसका जो मत बदल जाता है और उसके द्वारा इस जागीर को रद्द कर दे, क्योंकि उसका मानना था कि बिहार के सीमांत क्षेत्र में इनको अगर ये जागीर प्रदान कर दी तो ये बिहार में क्या करेंगे, वापस उपद्रव करेंगे, और इसलिए इनके द्वारा क्या किया, मान सिंह के द्वारा इनकी जागीर को रद्द कर दिया फरीदपुर की। अब जैसे इनकी जागीर को रद्द करते हैं, इनको गुस्सा आता है, इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है, और ये आसपास के क्षेत्र में, बिहार बंगाल के क्षेत्रों में क्या लूटपाट शुरू कर देते हैं। और उसी दौरान जो बिहार का जो बंगाल का पहले से जो बात की जाए सूबेदार है, यहाँ पे बंगाल का सूबेदार कौन है, सईद खान। पहले तो हमने देखा कि उड़ीसा अभियान में अफगानों के विरुद्ध सैन्य सहायता इसके द्वारा किसको दी गई थी, मान सिंह को दी गई थी, लेकिन ये बीच में ही मान सिंह को छोड़कर चला जाता है और इसके द्वारा जो विरोधी प्रवृत्ति को अपना लिया जाता है। ये मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इसके द्वारा भी क्या कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। और ये जो अफगान है जैसे सुलेमान और उस्मान, ये शहीद खां के पास चले जाते हैं और इसकी सेवा में चले जाते हैं, और अफगानों के द्वारा अपना नया ठिकाना बना लिया जाता है। उड़ीसा को तो छोड़ दिया इन्होंने, अब बंगाल का जो पूर्वी बंगाल यानी ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का क्षेत्र, उसको अपना अफगानों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ठिकाना बना लिया जाता है। उसी दौरान मान सिंह के द्वारा जो मानपुर का दुर्ग है, ये उड़ीसा और तेलंगाना के मध्य स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा और तेलंगाना के मध्य स्थित है। इसको जीत लिया जाता है। और उसके अलावा जो रोहतास
रोहतास की बात की जाए, ये दक्षिण बिहार के क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम की जाती है। मान सिंह के द्वारा उड़ीसा क्षेत्र को बात की जाए शांत किया जाता है, बिहार पर जो अपना नियंत्रण रखा जाता है। उसी दौरान हम देखेंगे कि अकबर के द्वारा शाही आदेश जारी कर दिया जाता है और मान सिंह को पुनः क्या कर लिया जाता है, लाहौर दरबार में बुला लिया जाता है। अब लाहौर दरबार में जब बुलाया जाता है तो लाहौर दरबार में कुछ दूर आगे आकर, जब ये मान सिंह लाहौर दरबार जाता है तो कुछ दूर आगे आके जो राजकुमार सलीम के द्वारा, किसके द्वारा, राजकुमार सलीम के द्वारा जो अगवानी की जाती है मान सिंह के शहजादे सलीम के द्वारा, फरवरी 1594 की बात है ये। फरवरी 1594 में क्या किया जाता है, जब मान सिंह वहाँ जाता है तो शहजादे सलीम के द्वारा जो आगे बढ़कर यानी कुछ मील दूर ये इसको लेने आता है और बड़े ही धूमधाम से जो लाहौर में भव्य स्वागत किसका किया जाता है, मान सिंह का किया जाता है। और उसी दौरान अकबर के द्वारा खुले दरबार में जो मान सिंह की जो प्रशंसा की जाती है। और इसी दौरान जो अपने सूबेदारी, जो बिहार की सूबेदारी इसकी रहती है, कितनी 7 वर्षों की सूबेदारी रहती है, उसके दौरान मुग़ल साम्राज्य को इसके द्वारा क्या किया जाए, बिहार और उड़ीसा प्रांत में सुदृढ़ किया जाता है। और हम फिर देखेंगे इसके पश्चात इसको वापस से क्या है, बिहार की सूबेदारी की जगह बंगाल की सूबेदारी सौंप दी जाती है, क्योंकि बंगाल का जो सूबेदार सईद खां उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो आमेर के शासक मान सिंह की जो उड़ीसा विजय के बारे में जिक्र किया, जिसके तहत उड़ीसा विजय के दौरान अफगान शासकों पर नियंत्रण करने के पश्चात साथ साथ उसके द्वारा जो अन्य जो स्थानीय शासक है, जमींदार है, उनके खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई और अभियान किए जाते हैं, जिसके तहत उसके द्वारा संपूर्ण उड़ीसा पे जो मुग़ल सल्तनत की स्थापना, मुग़ल जो सत्ता की स्थापना कर दी जाती है और उनको सभी को मुग़ल अधीनता स्वीकार करवा दी जाती है। जिसके तहत हमें देखा ओल के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, तिल के राजा को आत्मसमर्पण करवा दिया और रामचंद्र देव जो सारणगढ़ का शासक होता है, खुर्दा दुर्ग का जो राजा होता है, उसको जो मुग़ल अधीनता स्वीकार करती है। उसके अलावा इसकी पुत्री अक्षय देवी से विवाह कर लिया जाता है और उसके अलावा जो अफ़गानों को यहाँ उड़ीसा प्रांत से निकाल दिया जाता है और अफ़गानों के द्वारा जो अपना ठिकाना जो कहाँ बना लिया जाता है, बंगाल को बना लिया जाता है। अफ़गानों और सईद खां जो बंगाल का सूबेदार है, इसके द्वारा पहले तो ये मुग़ल सूबेदार था, लेकिन विद्रोह करने के पश्चात सईद खां और अफ़गानों का क्या हो जाता है, गठबंधन हो जाता है। उसके अलावा जो बिहार के उड़ीसा के क्षेत्र में इनके द्वारा मानपुर का दुर्ग जीत लिया, रोहतास जो बिहार के क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित की और ऐसा करते हुए जो बिहार और उड़ीसा में जो मुग़ल सत्ता को क्या कर दिया जाता है, मान सिंह के द्वारा कायम कर दिया जाता है। और उसके पश्चात मान सिंह को पुनः जो लाहौर के दरबार में बुला लिया जाता है, जहां भव्य स्वागत करते हुए इसकी प्रशंसा अकबर के द्वारा की जाती है। और अब इसके पश्चात इसको पुनः जिम्मेदारी मिलती है जो बंगाल की सूबेदारी मिलती है, क्योंकि सईद खां के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। अब अगली क्लास में अगर बात की जाए तो हम इसकी जो बात की जाए बंगाल की सूबेदारी का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम देखेंगे कि अकबर की मृत्यु हो जाएगी और जहांगीर के साथ इसके कैसे संबंध रहते हैं। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से आप अपनी कोई भी समस्या और बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।